तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि अ, प्रमाण सीखने से पहले हम ये सीखते हैं कि अ, 4 शब्द है वो हम पहले सीखते हैं। सबसे पहले प्रम क्या होता है और अप्रम क्या होता है। प्रम का मतलब है अ, सत्य सत्य ज्ञान। जो भी वस्तु है उसका हमें सत्य ज्ञान यानी सही ज्ञान जब प्राप्त होता है उसे हम प्रम ऐसे कहते हैं कि प्रम। अच्छा, ये अप्रम का मतलब क्या है? अप्रम मतलब वह ज्ञान सही नहीं है। सही नहीं है कि मतलब कभी सही लगता है या कभी कभी सही नहीं भी लगता है, तो वह इनवैलिड है, वह सत्य ज्ञान नहीं है, तो उसे हम अप्रम ऐसे कहते हैं। पहले प्रम का मतलब समझिए, सही ज्ञान, सत्य ज्ञान। इस वस्तु से हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रम कहते हैं। और जिस वस्तु से हमें सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता है वो इनवैलिड है, वह ज्ञान हम उसको ज्ञान ही नहीं मान सकते हैं, वह अप्रम। प्रम, अप्रम। और तीसरी बात है प्रमेय। तो प्रमेय का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का मतलब जिस वस्तु से हमें यह सही ज्ञान, सत्य ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रमेय। हमने न्याय में ऑलरेडी सीखा था कितने ऑब्जेक्ट्स है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? इंद्रिय है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। इंद्रिय, इंद्रिय से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे करते करते आत्मा, आत्मा से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये सब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त करने लायक वस्तु। ओके, ज्ञान प्राप्त करने लायक वस्तु, इसको प्रमेय ऐसे कहते हैं। अब प्रमाता, प्रमाता कौन है? प्रमाता वो है जो यह ज्ञान को प्राप्त करता है, उसे हम प्रमाता ऐसे कहते हैं। तो हमेशा जब प्रमाण के बारे में जब बात करते हैं, यह 4 शब्दों को मन में रखिए। प्रम, अप्रम, प्रम, अप्रम, प्रमेय और प्रमाता, यह 4 शब्द को। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम न्याय। अच्छा, अब हम आते हैं प्रमाण शब्द के। यह शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया है। तो हम प्रमाण का अर्थ क्या है? जिस स्रोत से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सही ज्ञान, वैलिड नॉलेज, सही ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम प्रमाण कहते हैं। अब आज हम न्याय, न्याय में प्रमाण कितने हैं, कौन से हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे प्रमाण, न्याय में 4 प्रमाण है। उन प्रमाण का नाम क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ओके, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यह तो सत्य ज्ञान है, सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना। अच्छा, ये प्रम हो गया है ना। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये तो प्रम हो गया। मैंने प्रम का अर्थ समझा दिया। अभी फिर अप्रम क्या है? यह भी सवाल, प्रश्न मन में उठना चाहिए ना। अप्रम क्या है? अप्रम मतलब गलत ज्ञान। तो उसमें क्या आता है? अप्रम में स्मृति,
संशय, विपर्यय और तर्क। ओके, अप्रमा में भी 4 आते हैं, स्मृति, संशय, विपर्यय और तर्क। अच्छा, पहले हम अप्रमा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम प्रमा में आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने कहा स्मृति, सबसे पहले स्मृति। अच्छा, यह स्मृति में वह वस्तु, उसे आप प्रत्यक्ष तो नहीं देखते हैं, पर आपकी स्मृति से, आपकी याददाश्त से वह वस्तु को, चित्र को आंखों के सामने आप लेके आते हैं। ओके, वह वस्तु इंद्रियों के सामने नहीं है, आपके याददाश्त से। जैसे कि मैंने कहा गुलाब एक सुंदर फूल है, ठीक है। अब वह गुलाब अभी इस क्षण आपकी आंखों के सामने नहीं है, तो आप क्या करते हो? मैंने जो भी कहा, आपने पहले कभी देखा होगा गुलाब, तो उसको मन में लाके आप उसे देखते हैं। तो इसीलिए या ऐसे स्मृति वाला ज्ञान वह इनवैलिड है, क्योंकि उससे कोई ये नहीं है कि कब सही है कि गलत है, तो पूरा ही गलत है स्मृति वाला ज्ञान। उसे सिर्फ हम रिकॉल कर सकते हैं, याददाश्त में लेके आ सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। अच्छा, दूसरा अप्रमा है संशय। संशय मतलब संदेह। हमें पक्का पता नहीं है कि वह वस्तु है या नहीं है, ये पक्का पता नहीं है, तो इसे हम संशय ऐसे कहते हैं। अब तीसरा है विपर्यय। ये विपर्यय आप ऑलरेडी सीख चुके हैं योग सूत्र में। विपर्यय का मतलब है गलत ज्ञान। विपर्यय का मतलब है गलत ज्ञान, फॉल्स नॉलेज। इसमें क्या होगा? इसमें मैं एक वस्तु का नाम लूंगी, वह वस्तु वहां पे उपस्थित नहीं है। इसका मैं उदाहरण बाद में दूंगी, इसके बाद में दूंगी। आप सिर्फ अप्रमा विपर्यय में इतना याद रखिए, वह मिथ्या ज्ञान है। अभी कल तो इतना बड़ा लेक्चर हुआ, आपको मिथ्या का अर्थ समझ में आया होगा। ओके, ये सिर्फ एक मिथ्या ज्ञान है, वह वस्तु वास्तव में नहीं है। अच्छा, चौथा है तर्क। ये चारों अप्रमा है, आप लिख सकते हैं अप्रमा। तर्क, तर्क मतलब आर्ग्यू करना, डिबेट करना। ऐसे ही जस्ट आपको तर्क करना है इसलिए करते हैं, कुछ बोलना है। कुछ लोगों को बोलने का शौक रहता है ना, उनको टॉपिक पता नहीं है, पर उनको ऐसे ही बोलना है इसलिए बोल देते। उसका उदाहरण क्या होगा? अगर आग नहीं होगा, अगर आग वहां पे नहीं है, तो वहां पे धुआं भी नहीं होगा। यह कैसा तर्क है? सबको पता है ना, अगर वहां अग्नि नहीं है तो फिर धुआं का सवाल ही, प्रश्न ही कहाँ उठता है? हमें पता है वहां पे अग्नि नहीं है ना? तो यहाँ अगर वहां अग्नि नहीं है तो वहां पे धुआं भी नहीं होगा, ऐसे। तो इसे तर्क करने के लिए, बोलने के लिए, तो ये चारों अप्रमा है: स्मृति, संशय, विपर्यय, तर्क। ये चारों अप्रमा। अच्छा, अब हम एक उदाहरण लेते हैं, उसी उदाहरण से हम देखते हैं कि ये हर एक अप्रमा कैसे काम कर रहा है। अप्रमा भी कैसे काम करता है हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सपोज एक रस्सी है, वही
सेम वो जो उदाहरण वही रहेगा, हम उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर एक रस्सी है, उस रस्सी को, अभी दिन का उजाला है, दिन का उजाला है, हम रस्सी को देख रहे हैं और उसको रस्सी ही हम समझ रहे हैं, रस्सी को रस्सी ही समझ रहे हैं। तो यह क्या हुआ, यह प्रम हुआ, प्रम, राइट नॉलेज, है ना। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा अंधेरा है वहां पे, मैं दूर से आ रही हूँ, एक ऐसे एक चीज है, मैं मुझे पक्का पता नहीं है कि वो रस्सी है या कभी कभी एक एंगल से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो रस्सी है, होगा शायद, फिर दूसरे एंगल से देखती हूँ, नहीं ये तो रस्सी नहीं है, सर्प है, ये मेरे मन में चल रहा है। तो मेरे मन में संशय आ गया है, मुझे पता नहीं है, मुझे पक्का पता नहीं है कि वह रस्सी है या सर्प है। अब तीसरे उदाहरण में आते हैं, वही रस्सी है, उस रस्सी के अब मैं वहां से आप ऑलरेडी वहां से आ चुके हैं, ओके। हाँ, मैं उस रास्ते से गुजर रही हूँ, मैंने देख चुकी हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस रास्ते से आई थी, वह रस्सी दिख रहा था, सर्प जैसा दिख रहा था, लेकिन वो तो रस्सी है। मैं अपनी स्मृति से रिकॉल कर रही हूँ जो मैंने रस्सी को देखा था, मैं स्मृति मेरी मेमोरी से, मेरी याददाश्त से निकाल के आपको बता रही हूँ। अब चौथा केस क्या है, ये तीनों अप्रम है, ओके। अब है, अगर मैंने अभी पहले थोड़ा सा अंधेरा था, रोशनी था, इसीलिए मेरे मन में संशय था, अब पूरा ही अंधेरा हो गया है, ठीक है, पूरा ही अंधेरा हो गया है। अब आप उस रास्ते से आ रहे हैं वापस, मैंने आपको बताया, लेकिन आप उस रास्ते से आ रहे हैं, बहुत अंधेरा होने की वजह से आपका पैर उस रस्सी के ऊपर रख दिया, आपने पैर रस्सी के ऊपर रख दिया, और आपको लगा कि वह सर्प है, यानी सांप है, आपको लगा, आपको आभास हुआ वह सांप है, और आप डर भी गए कि वो सांप है। बाद में वहां से कोई गुजर रहा था, उन्होंने मोबाइल निकाल के टॉर्च दिखाया, फिर बाद में पता चला नहीं ये तो रस्सी है, सांप नहीं है ना। तो ये सब अप्रम है। जब हम रस्सी को रस्सी के ही रूप में देखते हैं, वही सही है, बाकी सब गलत है, इसीलिए उसको अप्रम ऐसा कहा गया है, अप्रम, ओके। तो अभी आपको प्रम और अप्रम में अंतर समझ में आ गया है। तो अब हम प्रमाण के तरफ जाते हैं, ठीक है। प्रमाण मतलब सत्य ज्ञान प्राप्त करना। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, रामकृष्ण जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, या थैंक यू। ओके, तो यह अप्रम के उदाहरण थे, ओके। अब हम आते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब मैंने बताया था, सही ज्ञान प्राप्त करने का जो स्रोत है, मीन्स है, जो तरीका है, मेथड है, सही ज्ञान प्राप्त करने का, सत्य ज्ञान प्राप्त करने का, उसे हम प्रमाण कहते हैं। न्याय में 4 प्रमाण बताया गया है न्याय दर्शन में। आज हम न्याय दर्शन के ही प्रमाण के बारे में हम बात, ओके। या प्रत्यक्ष प्रमाण, या प्रत्यक्ष प्रमाण हम बार बार इसके बारे में बात करते हैं,
तो आपको सबको पता होना चाहिए अब तक। प्रत्यक्ष, जब हमारी ज्ञानेंद्रिय वस्तु के संपर्क में आता है, इंद्रियों को उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है और इंद्रियां वह ज्ञान मन को दे देता है और मन क्या करती है, वह ज्ञान उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करके आत्मा के सामने पेश करती है और आत्मा उस वस्तु का अनुभव आत्मा लेते हैं। ओके, इसी को हम प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे कहते हैं। ये हर दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिलेंगे और उसकी व्याख्या वैसे ही होगी। ओके, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो व्याख्या है वैसे ही है। हमें पता है हम पंच ज्ञानेंद्रिय है और मनस को भी एक इंद्रिय लिया गया है, तो अभी कुल मिला के 6 इंद्रिय हो गए। ठीक है, मैंने आंखों का उदाहरण दिया। ओके, आंखों का उदाहरण दिया कि हमारी आंखें वस्तु के संपर्क में आता है और वस्तु का ज्ञान मिलता है। ठीक उसी तरह स्पर्श से भी कर सकते हैं या टेस्ट से भी, रस से भी कर सकते हैं। आप ऐसे उसके नाम लिखते जाइए, तो आप जब आपका किताब पढ़ेंगे ना, पुस्तक पढ़ेंगे, तो आपको याद आएगा। अच्छा, अब प्रत्यक्ष जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष अनुमान, ओके, 2 प्रकार के होते हैं। एक है लौकिक और दूसरा है अलौकिक। ओके, लौकिक और अलौकिक। अच्छा, अब लौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, जो अभी हमने प्रत्यक्ष की व्याख्या देखी थी ना, वस्तु इंद्रिय वस्तु के संपर्क में आता है और ज्ञान प्राप्त, वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है मन के माध्यम से, मन के साथ, वह हो गया लौकिक प्रत्यक्ष। ओके, अब दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। इस अलौकिक प्रत्यक्ष में वह वस्तु हमारे सामने नहीं होता है, एक दूसरे माध्यम से हमें उस वस्तु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यह हो गया अलौकिक। वापस आप लौकिक में आ जाइए, 2 कॉलम बनाइए, एक साइड में लौकिक और दूसरा साइड में अलौकिक। वापस लौकिक में आ जाइए। यह लौकिक 2 तरह के होते हैं, लौकिक प्रत्यक्ष। ओके, 2 तरह के होते हैं। एक है मनस यानी अंतर, और दूसरा है बाह्य। बाह्य का मतलब बाह्य ही सब। ओके, लौकिक 2 तरह के होते हैं, एक है मनस और दूसरा है बाह्य। अच्छा, ये देखिए, लौकिक में हमने क्या कहा था, एक है अंतर और एक है बाह्य, राइट। एक है अंतर और एक है बाह्य। हाँ, अच्छा, अब यहाँ जो फिर से मैथिली जी कुछ पूछना था आपको। हाँ, बोलिए। लौकिक के बारे में उसकी व्याख्या कर दो, फिर से कह दो। अच्छा, लौकिक मतलब आप उसको समझ लीजिए। लौकिक जैसे हम नॉर्मल प्रत्यक्ष में कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रियां वस्तुओं के संपर्क में आता है और इंद्रियां उसके साथ साथ पीछे मनस भी है, मन भी है, और उन इंद्रियों से जो प्राप्त हुआ ज्ञान मनस ले लेती है, मन, और मन
उस ज्ञान को आत्मा के सामने देते हैं और आत्मा उस ज्ञान का अनुभव, उस वस्तु का अनुभव वह क्या कहते हैं अनुभव करता है उस वस्तु का। यह लौकिक, ये नॉर्मल प्रत्यक्ष। पर अलौकिक प्रत्यक्ष में क्या होता है, वह वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं, सपोज यहाँ मोबाइल के बारे में बात करते हैं, मैं बात कर रही हूँ, यह मोबाइल आपके आंखों के सामने नहीं है, मैं सिर्फ उसका वर्णन कर रही हूँ। आपके आंखों के सामने यह मोबाइल नहीं है, वो काला कलर का है, Redmi Note 9 है, उसका मेमोरी इतना है, तो ये सब मैं आपको वर्णन, लेकिन ये दूसरे किसी माध्यम से आपको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। फिर से लौकिक में आ जाइए। दो तरह के, एक है अंतर मनस और दूसरा है वाक्य। अब इस लौकिक में जो लौकिक में ही जो वाक्य, जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां हैं, इन 6 इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन से हैं? आंखों से जो प्राप्त किया हुआ ज्ञान को चक्षुषा बोलते, नेत्रों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान को चक्षुषा, कर्णों से प्राप्त हुआ ज्ञान को श्रोत्र ऐसे कहते हैं, और जो हमारी त्वचा है उससे जो प्राप्त हुआ ज्ञान को स्पर्श ऐसे कहते हैं, और हमारे जो जीव है, जिह्वा है, जिह्वा से प्राप्त हुआ ज्ञान को रसना ऐसे बोलते हैं, और जो हमारे नाक है जिससे हम खुशबू लेते हैं, उससे प्राप्त हुआ ज्ञान को रणजा, मतलब हम स्मेल से, फ्रेग्रेंस से हमें ज्ञान मिलता है। और छठा जो है वो है मनस, मनस, उसको भी एक इंद्रिय माना गया है। किसमें? न्याय में, न्याय दर्शन। ओके, अच्छा, अब यह हो गया लौकिक प्रत्यक्ष का पूरा, आपको मैंने बता दिया। अब वापस अलौकिक प्रत्यक्ष के कॉलम में आ जाए। अलौकिक प्रत्यक्ष, इसमें भी, अलौकिक प्रत्यक्ष में भी 3 तरह के प्रत्यक्ष ज्ञान होते, 3 तरह के प्रत्यक्ष होते। अलौकिक, अब तक हमने लौकिक के बारे में बात की, अब अलौकिक में आ जाए। अच्छा, सबसे पहला है सामान्य लक्षण। अलौकिक प्रत्यक्ष में पहला वाला है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण मतलब क्या? बहुत सारे गाय, गाय का अलग अलग रंग होता है, सफेद है, काला है, ब्राउन है, ब्राउन के ऊपर स्पॉट्स है, अलग अलग गाय है, पर उनके वो गाय के अंदर जो गव्यत्व है वह वैसा ही रहेगा, चाहे कोई भी रंग का गाय क्यों ना हो। गव्यत्व मतलब सफेद जो गाय है वह भी मौ ऐसे आवाज करती है, उसका कोई गाय देखेंगे तो भी वही उनका गव्यत्व है, काउनेस, जो हम बोलते हैं काउनेस, तो वह सामान्य है, सारे गाय में सामान्य, ठीक है, इसीलिए इसको सामान्य लक्षण ऐसे कहा गया। दूसरा है ज्ञान लक्षण। अब हम अलौकिक के बारे में बात कर रहे हैं, ज्ञान लक्षण। यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें एक जैसी होती है और मैंने आपको वह चीज बता रही हूँ जो आपने देखा ही नहीं। अच्छा, हाँ, ये मैथिली जी आप म्यूट पे हो। कुछ नहीं मैम। अच्छा,
Okay. So this happens through association. Association मतलब दो वस्तु एक जैसे दिखते हैं और मैं जिस वस्तु के बारे में बात कर रही हूँ वो आपने नहीं देखा। जैसे कि एक ये गाय को आपने देखा है, क्या आपने जंगली गाय को देखा है? जंगली गाय तो वो तो जंगल में दिखता है ना, जंगली गाय। उनका सींग इतना बड़ा रहता है, अटैक करता है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा, तो मैं आपको जंगली गाय के बारे में या आप ऐसा लीजिए कि एक शेर के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन किया, आपने वो देखा नहीं है, आपने सिर्फ बिल्ली को देखा है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं क्या कहूंगी, मैंने इतने बड़े शेर को देखा था, उसका मुंह दिखने में बिल्ली जैसी है, वह शेर बिल्ली जैसी है। तो आपको क्या मन में आएगा? बिल्ली जैसा वह चित्र आपके आंखों के सामने आएगा, है ना। ज्ञान मैं आपको दो एक जैसे चीज का ज्ञान आपको दे रही हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल, आपने एप्पल देखा है ना, रेड कलर का एप्पल। मैं बोल रही हूँ मैंने ग्रीन कलर का एप्पल को भी देखा है और उसको टेस्ट भी किया। फिर आप पूछेंगे वो ग्रीन कलर का एप्पल कैसा है, तो मैं बोलूंगी बिल्कुल दिखने में एक रेड एप्पल जैसा ही है, लेकिन उसका कलर ग्रीन है और वह इससे ज्यादा स्वीट है, मीठा है। रेड एप्पल से भी यह ज्यादा मीठा है, ठीक है। आप समझ में आ रहे हैं ना, दो एक जैसी चीज है। आपने एक वस्तु को देखा है, लेकिन दूसरी वस्तु जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वह वस्तु आपने नहीं देखा। यह हो गया ज्ञान लक्षण। ओके। और सपोज मैं कहती हूँ, आप ये बताइए बर्फ कैसा रहता है, ठंड है या गर्म है, कैसा रहता है? बर्फ तो, हाँ बर्फ तो ठंड होता है ना, राइट। हाँ अच्छा, लेकिन मैं क्या कहती हूँ, बर्फ ठंड दिखाई देता है। वह कभी दिखाई दे सकता है? ठंड कभी दिखाई नहीं देता है। हम हाथों से हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे वाक्य बनाते हैं, बर्फ ठंड दिखाई देता है। अब एक बड़ा सा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, तो वो पत्थर को देख के मैं कहती हूँ वह पत्थर बिल्कुल कड़क कड़क दिखाई देता है। वो कभी कड़क कड़क जो विशेषण हम देते हैं वह कभी दिखाई नहीं देगा, उसे महसूस करना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है विज्ञान लक्षण का? ज्ञान लक्षण का आपको समझ में आ गया? हाँ मैम थोड़ा। हाँ, जैसे चंदन की लकड़ी है, चंदन की लकड़ी बहुत खुशबूदार दिखाई देती है, वह कभी दिखाई नहीं देता है, हम सिर्फ उसका खुशबू ले सकते हैं नाक से, ठीक है। तो इसको जो हम दो चीज को एसोसिएट करके जो ज्ञान मिलता है उसे हम ज्ञान लक्षण ऐसे कहते हैं। अब तीसरा, अभी अलौकिक प्रत्यक्ष के बारे में हम बात करते हैं। योगजा का मतलब है यह वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जो सिर्फ योगियों को ही प्राप्त होता है। वह योगी क्या करते हैं, सदैव वह ध्यान में ही रहते हैं, तो वह ध्यान करने के कारण उन्हें जो इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन उनको होता है। तो वह किसी वस्तु को देखते हैं
वह देखते ही उस वस्तु का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का ज्ञान उनको है। जो योगी, जिनको ये योगजा प्रत्यक्ष है ना, उनको कोई भी वस्तु आप दिखाएंगे, उस वस्तु का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों का ज्ञान उनको है। अब हो गया प्रत्यक्ष। ओके, लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष, लौकिक और अलौकिक प्रत्यक्ष। अब हम आते हैं प्रत्यक्ष के स्टेजेस, स्तर, अलग स्टेजेस होते हैं। ओके, वह है निर्विकल्प और सविकल्प। स्टेजेस को क्या बोलते हैं? स्तर बोलते हैं ना, दो स्तर। वह है निर्विकल्प और प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। अच्छा, इस निर्विकल्प के प्रत्यक्ष में क्या हो रहा है? उसपे हम उस वस्तु का अनुभव हम उसी समय ले रहे हैं। जैसे कि आप सुबह सुबह उठ के आपको बाहर निकलना है, तैयार होके बाहर निकलना है, तो आप नहाने जाते, शावर ऑन कर देते। शावर ऑन करने के बाद में आप सिर्फ उस शावर का आनंद ले रहे हैं। ओके, आनंद ले रहे हैं। उस गिर रहा है, गर्म पानी गिर रहा है शावर से, आपको पता है कि गर्म पानी है और उसका डायरेक्ट आप अनुभव ले रहे हैं। अच्छा, यह अनुभव लेते लेते एक और स्टेज वहां पे आता है, वह है सविकल्प। सविकल्प, निर्विकल्प के स्थिति में आप अनुभव ले रहे हैं और साइड बाय साइड ये सविकल्प की स्थिति में वह पानी, अच्छा पानी आ रहा है, मैं नहा रहा हूँ, यह कितना गर्म है, यह पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, और पानी कैसे कैसे पड़ रहा है मेरे ऊपर, ये सब जो हम सोचते हैं मानसिक तौर पे नहाते वक्त, ये जो हमारे मन में आ रहा है, उसे हम कहते हैं सविकल्प। निर्विकल्प और सविकल्प। ये विकल्प के बिना, निर्विकल्प, विकल्प के बिना। सविकल्प मतलब हम सब सोचते हैं उसके बारे में, वो अच्छा है कि बुरा है, बाहर बहुत गर्मी है और मैंने गर्म पानी से ही मैं नहा लिया, गलत है ना, हमें चटका लगता है। तो ये जो हम सोचने की जो प्रक्रिया है, ये सब एक है अनुभव लेना, और उसके साथ साथ जो हमारे मन में जो भी विचार या भावनाएं जो चलती है, उस अनुभव के बारे में जो चलती है, उसे कहते हैं सविकल्प। ओके, निर्विकल्प और सविकल्प। यह प्रत्यक्ष के दो स्टेजेस हैं। ओके, पहला स्टेज और दूसरा स्टेज। ओके, वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये निर्विकल्प और सविकल्प, ठीक है। अब हो गया है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण। न्याय में 4 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ओके, 4 प्रमाण। तो अब हम दूसरे प्रमाण में, हाँ जी, हेलो मैम, हाँ सविकल्प का स्क्रीन शेयर कर सकती है आप? सविकल्प, हाँ हाँ, यही है जो मैंने कहा था। इसमें सविकल्प के प्रत्यक्ष में क्या होगा? निर्विकल्प के दौरान विकल्प के बिना हम सिर्फ अनुभव ले रहे हैं। मैंने शावर ऑन किया और आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। अब उसका सोचते नहीं है कि अनुभव लेते लेते मन में क्या हो रहा है। यह एसिमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस करता है, सोचता है ये सही है कि गलत है। पानी का टेम्परेचर, बाहर तो गर्मी है तो इतना पानी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए था,
ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, हाँ, तो यह सब सविकल्प है। ठीक है, हम आगे बढ़े। हाँ मैम। अब ये जो सर्व गुण कर्म के हाँ जी, हिसाब से ज्ञान होना, किसी भी वस्तु या क्रिया का हाँ उसके सगुण कर्म के अनुसार ज्ञान होना, हाँ, यस, किसी भी यस, सविकल्प। हाँ यस यस, उसका गुण या उसका कर्म सब, उसका ज्ञान होना ही, उसी को हम सविकल्प कहते हैं। थैंक यू अमोल जी। थैंक यू मैडम। ओके, ये दूसरा तरह का प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण। अच्छा, अब अनु का मतलब क्या है? अनु का मतलब है बाद में, बाद में अनु। और मान का मतलब है ज्ञान। यह अनुमान वो ज्ञान है, वह ज्ञान है जो हमें, हम उस वस्तु को प्रत्यक्ष देखते तो नहीं है, पर हम उसी तरह के वस्तु को पहले हम प्रत्यक्ष देख चुके हैं, उसका ज्ञान है हमारे पास। उस ज्ञान को रखते हुए अभी जो हम देखते हैं उसे हम अनुमान कहते हैं। जस्ट एक उदाहरण देती हूँ, वह उदाहरण से आपको उसकी व्याख्या का आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम रसोई घर में गैस ऑन है, उसके ऊपर पानी का एक बर्तन है, पानी उबल रहा है, नीचे अग्नि है, पानी उबल रहा है और पानी के ऊपर हमें धुआं देखते मिल रहा है। ठीक है, ये केस में वह अग्नि प्रत्यक्ष अग्नि, ओके, प्रत्यक्ष अग्नि है। आपने देख लिया और आपको ज्ञान प्राप्त भी हो गया, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब आप जा रहे हैं किसी के यहाँ, मतलब किसी मंदिर में आप पूजा के लिए जा रहे हैं, ओके। वह पूजा, आप मंदिर के अंदर आने से पहले ही वहां से आपको धुआं निकलता, आपको दिख रहा है कि वहां से धुआं निकल रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? अभी तक आपने अग्नि को देखा नहीं है, आपको इसका ज्ञान हो चुका है, इसका ज्ञान हो चुका है आपको। आप कहेंगे अरे यहाँ तो इतना धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है वहां पे अग्नि है। और अंदर आने के बाद आप ये देख रहे हैं कि वहां यज्ञ चल रहा है, हवन हो रहा है वहां। अच्छा, वापस वह अग्नि प्रत्यक्ष अग्नि हो गया। आपने ऑलरेडी अनुमान लगा चुके हैं कि यह यहाँ पे अग्नि है, और अंदर आने के बाद आप प्रत्यक्ष अग्नि को देख रहे हैं। अच्छा, यह अनुमान वाला अग्नि को आपको पता कैसे चला? क्योंकि आप पहले ही वह प्रत्यक्ष अग्नि को देख चुके। ओके, सो अनु मतलब बाद में। हमें किसी प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे अंदर है, उसको आधार रख के हम अनुमान लगाते हैं, तो यह ज्ञान बाद में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को बेस पे रख के यह ज्ञान हमें, इसीलिए उसको अनुमान ऐसा कहा। अच्छा, अब कोई भी अनुमान को सिद्ध करने के लिए, कोई भी अनुमान, हम कैसे भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। कोई भी अनुमान को सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है, आप देख सकते हैं तो थोड़ा देख लीजिए। 3 चीजों की जरूरत है कोई भी अनुमान हमें लगाने से पहले। सबसे पहला है पक्ष, जिसको हम माइनर टर्म ऐसे कहते हैं। दूसरा है हेतु, हेतु मतलब कारण,
कोई भी तो कारण होना चाहिए, हेतु। और तीसरी चीज है साध्य, जिसको हमें सिद्ध करना है। साध्य का मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है। ओके, कोई भी जैसे मैंने कहा, कोई भी अनुमान सिद्ध करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक है पक्ष, दूसरा है हेतु, तीसरा है साध्य। ओके, अब देखिए, यह पर्वत आपको दिख रहा है? आप यस नहीं तो नो बोल दीजिए, आपको नहीं दिख रहा है तो। दिख रहा है मैडम। दिख रहा है, ओके फाइन। इस पर्वत में लेकिन आग दिख रही है क्या? नो, है ना? इस पर्वत के ऊपर सिर्फ धुआं धुआं निकल रहा है यहाँ से, पर्वत से। तो अभी हमें क्या सिद्ध करना है? यह सिद्ध करना है कि इस पर्वत पे आग लगी है, ऐसा हमें सिद्ध करना। ये देखिए, ये अग्नि है ना, यह साध्य है और इसे हमें सिद्ध करना है। अच्छा, अब मान लीजिए हम कोई पिकनिक के लिए गए, बहुत सारे पर्वत है, ये जो सह्याद्री के रेंजेस है ना, सह्याद्री, ऐसे बहुत सारे माउंटेन है। पर इस पर्वत की विशेषता क्या है? सिर्फ इस पर्वत के ऊपर ही मुझे धुआं दिख रही है। यस यस, सिर्फ इसी पर्वत के ऊपर ही मुझे दिख रही है। इतने बड़े हैं, बहुत सारे हैं पर्वत, लंबे, पर मुझे इस पर्वत पर ही दिख रहा है और मुझे सिद्ध करना है कि इस पर्वत के ऊपर, पर्वत में आग लगी है। अच्छा, इसको हम बाद में सिद्ध करते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, आप ये सोचिए, अच्छा, यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक पर्वत है, एक धुआं है और तीसरा अग्नि। ठीक है, 3 चीजें। पर्वत, क्योंकि अभी हमें सिद्ध करना है ना, एक पर्वत है, ये देखिए पर्वत है, दूसरा चीज है ये धुआं, तीसरा है ये अग्नि। अच्छा, ये मैंने कहा सिद्ध करना है, इसीलिए ये अग्नि साध्य हो गया। और हमने किस कारण से हम सिद्ध करने वाले हैं? कुछ तो कारण होगा ना, जिस वजह से हम सिद्ध कर सकते हैं। वह कारण है ये धुआं। धुआं ही वो कारण है। इस कारण से हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह हेतु है, कारण है। हम अग्नि लगे और किसके ऊपर वो सिद्ध करना है? वह है पर्वत। तो यहाँ पे पर्वत क्या है? पक्ष है। पर्वत पक्ष है और ये धुआं हेतु, ये धुआं है हेतु, और ये अग्नि जो है वो है साध्य, जो हम अभी सिद्ध करने वाले हैं, थोड़ी देर में सिद्ध करने वाले। ठीक, अब क्या करते हैं, यह जो हेतु है, अब यहाँ पे हेतु क्या है? क्या है हेतु? कोई बता सकता है? धुआं। धुआं। धुआं हेतु है। जब हेतु और पक्ष साथ में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पक्षधर्मता। ओके, जब हेतु और पक्ष साथ में रहते हैं उसको कहते हैं, अब यह पूरी चीज को पक्षधर्मता कहते हैं। पर्वत और ये हेतु, यह हेतु है ना, तो पक्ष और हेतु यहाँ पे देखिए साथ में दिख रहा है, यह पिक्चर में देखिए, तो इसको हम पक्षधर्मता ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसको अभी सिद्ध करना है। जब हेतु और साध्य साथ में है तो उसे क्या कहते हैं? व्याप्ति। क्या कहते हैं? व्याप्ति।
ये मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लिख लीजिए। हाँ, ये जो शब्द है ना व्याप्ति, कैसे देखिए ना, यह साध्य है, यह अग्नि साध्य है, और ये अग्नि के ऊपर देखिए धुआं भी दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अग्नि तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके साथ का जो धुआं है वो तो दिख रहा है। ठीक है, तो हेतु और साध्य, मतलब ये जो है हेतु और ये साध्य, दोनों जब साथ में रहते हैं उसको कहते हैं व्याप्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ, धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिए और लिख भी लीजिए, तो और अच्छे से पक्का याद हो जाएगा। ओके, अब हो गया, यहाँ हमारा काम हो गया है। आपको पक्ष क्या है, हेतु क्या है, साध्य क्या है, आपको पता चल गया। पक्ष धर्मता क्या है वो भी पता चल गया, और व्याप्ति क्या है वो भी आपको पता चल गया। ओके, इन सब की जानकारी। अब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे अग्नि दिख तो नहीं रहा है, सिद्ध करना है और अनुमान लगाना है कि यहाँ पे आग लगी। अच्छा, हमारे जो न्याय में, जिसको हम सिलोजिज्म ऐसे कहते हैं। अच्छा, सिलोजिज्म का मतलब क्या है? सिलोजिज्म का मतलब है कि हम किसी दो चीज को सिद्ध करने के लिए हम तीसरे चीज का हम सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं। दो चीज के बीच के संबंध को सिद्ध करने के लिए हम तीसरे चीज का हम सहारा, मदद लेते हैं, उसे कहते हैं सिलोजिज्म। ठीक है, आप मराठी में डायरेक्ट सिलोजिज्म ऐसा लिख दीजिए, कि नहीं तो उसका मैं हिंदी का जो भी है मैं निकालती हूँ उसका अर्थ। ओके, हाँ, अब हमारे इंडियन भारतीय सिलोजिज्म में किसी भी चीज को, अनुमान को सिद्ध करने के लिए 5 चीजों की जरूरत है, आवश्यकता है। ओके, वह 5 क्या है? प्रतिज्ञा, लिख लीजिए। हमें अनुमान करना है, उसको सिद्ध करना है। okay? प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, चौथा है उपनय, और 5वां है निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अच्छा, यहाँ पे हमें पहले प्रतिज्ञा लेनी है। प्रतिज्ञा मतलब सिद्ध क्या करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि इस पर्वत पर आग लगी है, हमें यही सिद्ध करना है। तो यह पर्वत को आग लगी है, बस यह है, यह प्रतिज्ञा हुआ। यह पर्वत में, या इस पर्वत में आग लगी है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में, इस पर्वत में आग लगी है। वह क्या है? वह है प्रतिज्ञा। अब फिर उस आग का कुछ तो कारण, कुछ तो हेतु होना चाहिए ना, है ना? तो कारण बताने के लिए हम क्या बोलेंगे? क्योंकि उस पर्वत के ऊपर धुआं है। आप ऐसे ही हिंदी में लिख दीजिए, क्योंकि उस पर्वत पर धुआं। तो यह हो गया हेतु। इस पर्वत पर आग लगी है, वह प्रतिज्ञा है, क्योंकि उस पर्वत के ऊपर धुआं है, यह है हेतु। अब तीसरा क्या है? तीसरा चाहिए हमें। हाँ? अब मैं उदाहरण देती हूँ। किसी भी चीज में अगर धुआं है, उस चीज के में आग भी है। कोई भी चीज में जहां धुआं है, उस चीज में आग भी है। आग भी है नहीं, आग है, आई एम सॉरी, आग है। कोई भी वस्तु जहां पे आप
वो धुआं है, वहां पर आग। अच्छा, इसका उदाहरण क्या देंगे? क्या देंगे इसका उदाहरण? मैंने अभी अभी कहा ना, आपने प्रत्यक्ष अग्नि देखा, कहाँ पे देखा? रसोई घर। प्रत्यक्ष अग्नि भी देखा और उसके ऊपर निकलते हुए धुआं को भी आपने देख लिया, है ना? ये तो प्रत्यक्ष है। तो हम उसका उदाहरण दे सकते कि जो किसी भी वस्तु में आग है, सॉरी, जो भी वस्तु में धुआं है, उसको उसमें आग है, ऐसा। ओके, अब चौथा क्या है? अब हम उदाहरण तो हमने दे दिया, पर हमें इस पर्वत के बारे में ही बात करना है। बहुत सारे पर्वत है, ऐसे ऐसे बहुत, लेकिन हमें इस पर्वत के बारे में बात करना। तो क्या क्या बोलेंगे? अभी हम क्या बोलेंगे? इस पर्वत में धुआं है और यह धुआं अग्नि के साथ जुड़ा हुआ। इस पर्वत में धुआं है जो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे बोलिए सेंटेंस। मेरी हिंदी इतनी अच्छी तो नहीं है, मैं आपको बोल सकूं। इस पर्वत में धुआं दिखाई देता है ना, धुआं। इस पर्वत पर धुआं है जो अग्नि के साथ रिलेटेड है, संबंधित है, जुड़ा हुआ नहीं, संबंधित, ऐसा हम। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? उपनय। उपनय ऐसे कहेंगे। इसलिए अब लास्ट में क्या आएगा? इसलिए इस पर्वत में आग लगी है। आग है, आई मीन लगी है नहीं, इसीलिए इस पर्वत में आग है। अब इसी चीज को आप 2-3 बार पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसको क्या कहेंगे? निगमान। सबसे पहले प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और पांचवा है निगमान। अब सिद्ध हो गया, यह साध्य क्या है? अग्नि। अभी सिद्ध हो गया है कि इस पर्वत पर आग लगी है, ऐसा हमने अभी सिद्ध। तो ये अब हम अनुमान, तो इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर्वत पर आग लगी है। अब इस अग्नि को अभी भी हम देख नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि इस पर्वत पर आग लगी है। ठीक है? अच्छा, अब अनुमान के प्रकार है जो मुझे लगता है हम बालाजी सर। हाँ, रुकते हैं मैडम।